नमस्कार। आज हम जैनेंद्र कुमार की एक कहानी पत्नी की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उसके किरदारों के मन के अंदर जो उथल-पुथल चल रही है, उसे समझना है। बिल्कुल। ये कहानी सतह पर जितनी शांत दिखती है ना, अंदर से उतनी ही बेचैन करने वाली है। ये सिर्फ एक पति-पत्नी की कहानी नहीं है। ये आज़ादी के दौर में एक घर के अंदर पनप रही घुटन और एक अनदेखी गुलामी की कहानी है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली बिंब से होती है। दोपहर का वक्त है, घर के चौके में सुनंदा नाम की एक स्त्री अकेली है और उसके सामने अंगीठी की आग धीरे-धीरे राख बन रही है। ये सिर्फ कोयले की आग नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो बुझती हुई आग है, वो तो सुनंदा के अपने जीवन का प्रतीक है। उसकी उम्मीदें, उसका उत्साह, सब कुछ जो धीरे-धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। हम्म। लेखक ने हमें पहले ही सीन में सुनंदा की पूरी मनस्थिति का मतलब एक सार दे दिया है। और वो इंतजार कर रही है, लेकिन उस इंतजार में कोई उम्मीद या रोमांच नहीं है। नहीं, वो बस एक जिम्मेदारी है जिसे वो निभा रही है। और ये इंतजार उसे थका भी रहा है, उसे चिड़चिड़ा बना रहा है। कहानी में एक जगह लिखा है कि खींचकर वो जोर से आटे की थाली खींचती है और रोटियां बेलने लगती है। हाँ। ये एक छोटा सा लम्हा है, लेकिन इसमें उसकी पूरी बेबसी और वो जो दबा हुआ गुस्सा है, वो नजर आता है। हाँ, और इसी गुस्से के पीछे गहरी इच्छा छिपी है। वो चाहती है कि उसका पति कालिंदी चरण उससे भी देश की बातें करे। अच्छा। वो मानती है कि वो कम पढ़ी लिखी है, लेकिन वो सीखना चाहती है, समझना चाहती है। पर होता क्या है? पति का धीरज पत्नी के लिए नहीं है। बिल्कुल, वो धीरज बाहर वालों के लिए है। नतीजा ये होता है कि सुनंदा ने ये मान लिया है कि उसका काम सिर्फ समझना नहीं, सिर्फ सेवा करना है। और इस अकेलेपन में एक और बहुत गहरा जख्म है जो उसे हर पल कचोटता है, उसके बच्चे की मौत। हाँ, जब भी वो अकेली होती है, उसका मन उसी याद में भटक जाता है। और ये जो व्यक्तिगत दुख है ना, ये उसे उसके पति की दुनिया से और भी दूर कर देता है। हाँ। कालिंदी चरण और उसके दोस्तों के लिए भारत माता की स्वतंत्रता सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सुनंदा के लिए ये बड़े बड़े शब्द बेमानी हैं। बिल्कुल, उसका दुख ज्यादा असली है, ज्यादा करीब है। वो सोचती है कि ऐसी ही बेपरवाही से तो उसका बच्चा चला गया था। उसके लिए देश की आजादी का जुनून भी मतलब एक तरह की बेपरवाही ही है, जो उसे उसके पति से दूर कर रही है। तो एक तरफ सुनंदा इस घुटन और अकेलेपन में जी रही है। चलिए अब दरवाजे के दूसरी तरफ चलते हैं, जहां उसका पति और उसके दोस्त देश को आजाद कराने की जोशीली बातें कर रहे हैं। देखते हैं कि उनकी क्रांति कैसी दिखती है। हाँ, कालिंदी चरण घर आता है, लेकिन अकेला नहीं, 3 दोस्तों के साथ। और वे सुनंदा को लगभग नजरअंदाज करते हुए सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। वहां एक गंभीर बहस छिड़ी हुई है। किस बारे में है ये बहस? मुद्दा बहुत ज्वलंत है। क्या आजादी के लिए हिंसा यानी आतंक का रास्ता अपनाना सही है? एक दोस्त का तर्क है, मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। अच्छा। उनका मानना है कि जुल्म को मिटाने के लिए जुल्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये तो कमाल का विरोधाभास है। मतलब एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग क्रांतियां चल रही हैं। हाँ, एक आवाज वाली जिसमें बड़े बड़े शब्द और सिद्धांत है, और दूसरी एकदम खामोश जो चौके की घुटन में दम तोड़ रही है। बिल्कुल। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। और इस बहस में हमें कालिंदी चरण का चरित्र और साफ नजर आता है। कैसे? वो अपने दल का विवेक है, मतलब सोचने समझने वाला उदारवादी चेहरा। वो कहता है कि आतंक का रास्ता सही नहीं है, क्योंकि इससे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसका लक्ष्य लोगों को डराना नहीं, उनकी बुद्धि को जगाना है। तो वो आदर्शों की बात कर रहा है। हाँ, वो कहते हैं हमारा काम सत्ता का मद उतारना है, नोचा नाची करना नहीं। तो कालिंदी चरण आदर्शों की बात करता है, विवेक की बात करता है, लेकिन ये आदर्श तब कहाँ जाते हैं जब वो अपनी पत्नी से मिलता है। चलिए उस टकराव के पल पर आते हैं जहां ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं। बहस के बीच उसे याद आता है कि खाना भी खाना है। हाँ, और वो चौके में जाकर सुनंदा से कहता है, सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया? ये कोई सवाल नहीं है। नहीं, ये एक तरह की सूचना या आदेश है। और यहीं पर सुनंदा अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, खामोशी। बिल्कुल, वो एक शब्द नहीं बोलती, बस खाली बर्तन उठाकर चलने लगती है। यहां एक बात मुझे समझनी है, सुनंदा का जवाब ना देना ये सिर्फ गुस्सा है या इससे कुछ ज्यादा है? क्या ये उसका विद्रोह करने का तरीका है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये मौन विद्रोह है। मौन विद्रोह? हाँ, उसकी चुप्पी में कई बातें शामिल हैं। तिरस्कार है कि मुझसे पूछा तक नहीं गया। पीड़ा है
कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। और एक स्वाभिमान की हल्की सी चिंगारी भी है जब वो मन में सोचती है जैसे मैं गैर हूं, मैं भी गुलाम नहीं हूं। उसकी ये चुप्पी कालिंदी चरण के ऊंचे ऊंचे भाषणों से ज्यादा असरदार है। और कालिंदी चरण इस चुप्पी से तिलमिला जाता है। हाँ, वो कहता है तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा, और पैर पटक कर चला जाता है। एक पति का अधिकार और एक क्रांतिकारी की अधीरता दोनों यहाँ टकराते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। पत्नी के साथ इस छोटी सी झड़प के बाद कालिंदी चरण का वो सारा विवेक, वो सारा आदर्शवाद हवा हो जाता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि घर का तनाव उसकी राजनीतिक दृढ़ता पर असर डालता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यही जैनेंद्र कुमार की मनोवैज्ञानिक पकड़ है। वो कालिंदी चरण जो अभी अभी अपने दोस्तों को हिंसा के खिलाफ समझा रहा था, उसी झल्लाहट में वापस जाकर कहता है, हाँ, ये ठीक है कि हम लोग कुछ काम यानी आतंक शुरू कर दें। अच्छा। सोचिए, जो विवेक वो पूरे देश के लिए जरूरी समझता था, वो अपनी पत्नी के मौन के सामने टिक नहीं पाया। मतलब उसका निजी जीवन उसके सार्वजनिक सिद्धांतों पर हावी हो गया। बिल्कुल। तो क्या कहानी ये कह रही है कि बड़े बड़े आदर्शों की बात करने वाले लोग अक्सर अपने सबसे करीबी रिश्तों में ही उन आदर्शों पर खरे नहीं उतरते? क्या कालिंदी चरण का विवेक सिर्फ एक बौद्धिक कवच था जो घर के एक छोटे से टकराव से ही टूट गया? ये कहना बिल्कुल सही होगा। ये कहानी इसी दोगलेपन को उजागर करती है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। सुनंदा अपने अपमान और गुस्से के बावजूद एक बड़ी थाली में खाना परोसकर उनके बीच रख देती है और फिर चुपचाप पानी के ग्लास रखकर चली जाती है। उसका कर्तव्य बोध जो समाज ने उसे सिखाया है, उसके व्यक्तिगत स्वाभिमान पर जीत जाता है। और उसके इस एक काम का असर कालिंदी चरण पर किसी बम की तरह होता है। हाँ, कहानी में लिखा है, कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। वो शर्मिंदा हो जाता है और दोस्तों से झूठ बोलता है कि खाना काफी नहीं था। सही बात है। सुनंदा का मौन एक्शन उसके बोले गए गुस्से से ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। बिल्कुल। अब अपमानित कालिंदी चरण फिर सुनंदा के पास जाता है। हाँ, इस बार वो और गुस्से में है क्योंकि पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी। वो कहता है, चलो उठा लो थाली, हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। वो अपना अधिकार जताना चाहता है। बिल्कुल। और यहाँ सुनंदा पहली बार बोलती है, लेकिन वो बहस नहीं करती, कोई तर्क नहीं देती। क्या कहती है? वो बस बहुत धीमे से कहती है, खाओगे नहीं? एक तो बच गया। इस एक वाक्य में शिकायत नहीं, सिर्फ चिंता है। और इस चिंता के सामने कालिंदी चरण का सारा गुस्सा, सारा अहंकार पिघल जाता है। लेखक लिखते हैं, कालिंदी निरस्त्र होने लगा। मतलब पत्नी की चिंता ने पति के अहंकार को हरा दिया। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा मनोवैज्ञानिक पल है। बिल्कुल। लेकिन कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा तो अब आता है। हाँ। जब सब खा लेते हैं, तब सुनंदा को एहसास होता है कि उसने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं, और उसे खुद पर गुस्सा आता है। लेकिन कड़वाहट इस बात की है कि उस घर में किसी ने, खासकर उसके पति ने, एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। यही उसके अस्तित्व का सच है। वो घर की धुरी है, लेकिन उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और फिर वो खुद को ही कोसने लगती है। वो सोचती है कि उसे खुश होना चाहिए कि उसे पति के दोस्तों को खिलाकर भूखे रहने का पुण्य मिला। ये उसके मन का वो द्वंद्व है जहां समाज द्वारा सिखाया गया कर्तव्य उसके अपने आत्मसम्मान को कुचल रहा है। वो अपने आत्मसम्मान को ही एक छोटी गैर जरूरी बात मानने पर मजबूर है। सही बात है। और कहानी का अंत तो जैसे इस पूरी स्थिति को एक तस्वीर में कैद कर देता है। सुनंदा बर्तन मांज रही है और अंदर कमरे से दोस्तों के हंसी ठहाके और बहस की आवाजें आ रही हैं। और तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए। वो फौरन हाथ धोकर कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है। ये एक सहज क्रिया है जो दिखाती है कि सेवा उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। अपनी जरूरतें, अपना अपमान सब भूलकर वो बस तैयार खड़ी है। बिल्कुल। और जरूरत पड़ती भी है। एक दोस्त अचार मांगता है, कालिंदी चरण जोर से आवाज लगाता है, अचार लाना भाई, अचार। जैसे वो किसी बहुत दूर खड़े इंसान को बुला रहा हो। हाँ, जबकि सुनंदा दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो चुपचाप अचार लाकर रख देती है। फिर कालिंदी जरा नरम होकर पानी मांगता है। वो पानी देती है और फिर से दरवाजे की ओट में आकर खड़ी हो जाती है। ये अंतिम दृश्य उनके रिश्ते का निचोड़ है। हाँ, वो वहां मौजूद है पर अदृश्य है। वो घर का हिस्सा है, पर उस घर के केंद्र में, उस बातचीत में, उन योजनाओं में उसकी कोई जगह नहीं है। उसकी पहचान, उसकी इच्छाएं, सब कुछ उस दरवाजे के बाहर ही छूट गया है। बिल्कुल। सेवा, इंतजार और अनकहे दुखों की जो सुनंदा की है। और ये कहानी स्वतंत्रता के विचार पर ही एक गहरा सवाल उठाती है। क्या?
कालिंदी चरण देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए लड़ रहा है, पर क्या उस लड़ाई में उसकी अपनी पत्नी सुनंदा भावनात्मक, बौद्धिक और व्यक्तिगत रूप से आजाद है? कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक क्रांति बाहर सफल हो सकती है अगर घर के अंदर ही एक इंसान को बराबरी और सम्मान नहीं मिल रहा? और अब सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस कहानी का शीर्षक है पत्नी। सोचिए, अगर यही कहानी कालिंदी चरण के नजरिए से लिखी जाती तो उसका शीर्षक क्या होता, और हम उसके भीतरी संघर्षों के बारे में ऐसा क्या जानते जो सुनंदा की आंखों से हम नहीं देख पाए।